सोचिए अगर ब्रह्मांड के किसी बहुत ही दूर के कोने में अब तक की लगभग 150 सबसे भयानक टक्करें हो रही हों और हमारे पास उनका डेटा हो। हाँ, जो कि सच में किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है। बिल्कुल। और जब हम इन विशालकाय टक्करों का डेटा देखते हैं तो पहली सोच यही आती है कि ये सब एक ही तरह की घटनाएं होंगी, एक ही फैक्ट्री से निकले हुए ब्लैक होल्स। मतलब एक तरह का डेमोलिशन डर्बी, जहां बस बड़ी बड़ी चीजें आपस में टकरा रही हैं। सही कहा। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने लाइगो के इस नए डेटा को ध्यान से देखा तो उन्हें समझ आया कि कहानी कुछ और ही है। उन्हें क्या मिला? उन्हें पता चला कि ये सारी घटनाएं एक जैसी नहीं हैं। वो असल में 3 पूरी तरह से अलग ब्लैक होल फैक्ट्रीज को देख रहे थे। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी दिमाग घुमाने वाले रहस्य को सुलझाने वाले हैं। इस सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। और जो सोर्सेज आज हमारे पास हैं वो हमारे एक लिसनर ने शेयर किए हैं। इनमें लाइगो वर्गो कागरा कोलैबोरेशन का एक बिल्कुल नया स्टडी शामिल है, जो अभी हाल ही में आर्काइव पर पब्लिश हुआ है, राइट? हाँ, एकदम फ्रेश डेटा। इस स्टडी में जिस कैटलॉग का इस्तेमाल किया गया है उसे WGTC4 कहते हैं। इसमें 150 से ज्यादा ब्लैक होल मर्जर्स यानी उनके आपस में टकराने का पूरा रिकॉर्ड है। 150? हाँ। मतलब ये तो एस्ट्रोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है ये, क्योंकि देखिए कुछ साल पहले तक हमारे पास ऐसा कोई सॉलिड डेटा था ही नहीं। सही बात है। और आज का हमारा मिशन भी यही है। हाँ। इस मुश्किल डेटा को डिकोड करना और ये समझना कि जब 2 ब्लैक होल टकराते हैं तो वो आते कहां से हैं। एग्जैक्टली। क्या कोई एक ही प्रोसेस है या फिर ब्रह्मांड में अलग अलग फैक्ट्रीज चल रही हैं? जैसे अगर आप किसी सड़क पर खड़े हैं और वहां से एक स्पोर्ट्स कार गुजरे, फिर एक ट्रैक्टर आए और फिर एक डबल डेकर बस। हाँ, तो आप समझ जाएंगे कि ये सब एक ही फैक्ट्री में नहीं बने हैं। बिल्कुल। उनकी शक्ल और साइज खुद बता देंगे। ठीक वही चीज इन ब्लैक होल्स के साथ हो रही है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? मतलब वैज्ञानिकों को ये 3 फैक्ट्रीज वाला आइडिया आया कहाँ से? ये एक अच्छा सवाल है। इसका सुराग सीधे इस डेटा में ही छिपा था। जब रिसर्चर्स ने इन ब्लैक होल्स के मास पर, उनके द्रव्यमान पर फोकस किया तो उन्हें एक स्मूथ ग्राफ नहीं मिला। वेट, आगे बढ़ने से पहले मैं बस ये क्लियर करना चाहती हूँ कि स्मूथ ग्राफ न मिलने का मतलब क्या है यहाँ? स्मूथ ग्राफ का मतलब जैसे अगर सब कुछ एक ही तरह से बन रहा होता ना तो हमें एक बेल कर्व दिखता। अच्छा, यानी बीच में एवरेज मास वाले ब्लैक होल्स सबसे ज्यादा होते। हाँ, एकदम वैसा ही। लेकिन डेटा ने हमें कुछ और ही दिखाया। उन्हें 10-16 मास यानी हमारे सूरज के मास का 10 गुना और 35-16 मास के आसपास बहुत बड़े पीक्स दिखाई दिए। पीक्स मतलब इन 2 साइज के ब्लैक होल्स की संख्या अचानक से बहुत ज्यादा थी। हाँ, इसका सीधा मतलब था कि ब्रह्मांड किसी खास वजह से 10 गुना भारी और 35 गुना भारी ब्लैक होल्स बहुत बड़ी संख्या में प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन सोर्सेज में मैंने पढ़ा था कि सिर्फ मास ही अकेला सुराग नहीं था। उनका स्पिन और उनकी डगमगाहट भी बहुत अजीब थी। सही पकड़ा आपने। और ये स्पिन वाला फंडा बड़ा इंटरेस्टिंग है। पर एक ब्लैक होल स्पिन कैसे कर सकता है? मतलब वो तो लाइट को भी निगल जाता है, तो एक अदृश्य चीज के घूमने का क्या सेंस बनता है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर ध्यान से सुनिए। ब्लैक होल कोई ठोस गेंद या सॉलिड बॉल नहीं है, लेकिन जब वो बनता है ना किसी घूमते हुए तारे के मरने से? राइट। हाँ, जब वो चारा कोलैप्स होता है तो वो अपना घूमना यानी एंगुलर मोमेंटम अपने साथ बरकरार रखता है। ओह, तो वो एनर्जी कहीं जाती नहीं है? बिल्कुल नहीं। और उसका स्पिन इतना पावरफुल होता है कि वो अपने आसपास के स्पेस टाइम को ही अपने साथ खींचकर घुमाने लगता है। लाइगो के सेंसर्स इसी खिंचाव को नापते हैं। ये तो सच में माइंड बेंडिंग है। और डेटा में सबसे अजीब बात यह थी कि जब ब्लैक होल का मास 20 या 40 सोलर मास के करीब पहुंचता तो उनके स्पिन करने का तरीका एकदम से बदल जाता था। एक मिनट, अगर मुझे ऐसा डेटा मिले जहां कुछ चीजें अचानक से हेवी हो रही हैं और अजीब तरीके से स्पिन कर रही हैं, हाँ, तो मेरा पहला शक तो यही होगा कि शायद लाइगो के मशीन में ही कोई खराबी आ गई है। मतलब क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े इक्विपमेंट में कोई टेक्निकल ग्लिच हो? साइंस में हर कोई सबसे पहले यही डाउट करता है और उन्होंने इसकी जांच भी की। लेकिन ये मशीन की खराबी नहीं थी। उन्होंने कंफर्म कैसे किया? सुपर कंप्यूटर्स पर एडवांस सिमुलेशंस चलाकर उन्होंने देखना चाहा कि क्या फिजिक्स का कोई एक सिंगल नियम इन सब अजीब पीक्स और स्पिन्स को समझा सकता है। और लगता है कोई एक प्रोसेस ऐसा नहीं कर पाया। एकदम सही। सिमुलेशंस ने साफ कर दिया कि ये यूनिवर्स की डाइवर्सिटी का सबूत है। ब्लैक होल्स अलग अलग एनवायरनमेंट्स में बन रहे हैं
और यहीं से वो 3 फैक्ट्रीज पिक्चर में आती हैं। तो चलिए पहली फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं, जो शायद सबसे कॉमन है। हाँ, ये टोटल पॉपुलेशन का लगभग 79% हिस्सा कवर करती है। मैं इस ग्रुप को शांत पड़ोसी या क्वाइट नेबर्स बोलना पसंद करूंगा। शांत पड़ोसी, वो क्यों? क्योंकि सोर्सेस के मुताबिक इनका मास वही 10 सोलर मास के आसपास होता है। ये बहुत स्लो स्पिन करते हैं और इनमें वॉबलिंग या डगमगाहट ना के बराबर होती है। और एक खास बात ये भी है ना कि इनका स्पिन इनके ऑर्बिट के साथ बिल्कुल अलाइंड होता है, एकदम सीध में। हाँ, अलाइंड स्पिन। पर इस एक सीध में होने का मतलब क्या निकालें? जैसे अगर 2 लोग एक खाली कमरे में शांति से वॉल्ट्स डांस कर रहे हैं तो वो बिल्कुल बैलेंस में रहेंगे क्योंकि कोई उन्हें धक्का नहीं दे रहा। एग्जैक्टली यही चीज। साइंस की भाषा में इसे आइसोलेटेड बाइनरी एवोल्यूशन कहते हैं। होता यह है कि 2 बड़े तारे एक ही गैस के बादल से एक साथ पैदा होते हैं, यानी बचपन के दोस्त। हाँ, और शुरुआत से ही वो एक दूसरे की ग्रेविटी से बंधे होते हैं। क्योंकि वो एक ही बादल से बने हैं और अकेले हैं, वो नेचुरली एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। और जब इनकी जिंदगी खत्म होती है और ये सुपरनोवा बनते हैं तो उनका वो अलाइनमेंट वैसे का वैसा ही रहता है। सही कहा, कोई बाहरी चीज आकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन यहाँ मुझे कंफ्यूजन है। सुपरनोवा यूनिवर्स के सबसे खतरनाक विस्फोटों में से एक है। हाँ, बहुत मैसिव एक्सप्लोजन होता है। तो जब तारा फटता है तो क्या वो एक्सप्लोजन उस शांत सिस्टम को पूरी तरह हिला नहीं देगा? वो अलाइंड कैसे रह जाते हैं फिर? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। देखिए, अगर एक्सप्लोजन बहुत अनइक्वल या एसिमेट्रिक हो तो हाँ, सिस्टम टूट सकता है। तो फिर बच कैसे रहे वो? क्योंकि इन बाइनरी सिस्टम्स में मरने से पहले ही दोनों तारे एक दूसरे के इतने करीब आ चुके होते हैं कि वो अपना मास एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं। ओह, उनका बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल। उनकी ग्रेविटी एक दूसरे पर इतनी हावी हो जाती है कि सुपरनोवा का धक्का भी उन्हें अलग नहीं कर पाता। वो सर्वाइव कर जाते हैं और आगे चलकर शांति से मर्ज हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई उन 79% ब्लैक होल्स की। लेकिन जो डेटा में 35 सोलर मास वाले बड़े पीक्स थे, वो कहाँ से आए? वो तो इन शांत पड़ोसियों जैसे बिल्कुल नहीं लगते। और वहीं से हमारी एंट्री होती है दूसरे ग्रुप में। ये टोटल मर्जर्स का करीब 14.5% हिस्सा है। ये वो है जो क्राउडेड जगहों पर पैदा होते हैं, राइट? ग्लोबुलर क्लस्टर्स जैसी जगहों पर। हाँ, इन्हें आप चॉटिक सिटी ड्वेलर्स कह सकते हैं, भीड़-भाड़ वाले इलाके की पैदाइश। इनकी क्या पहचान है? इनमें दोनों ब्लैक होल्स का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है, पर सबसे बड़ी बात, इनके घूमने की दिशा आधी अलाइंड होती है और आधी मिसअलाइंड। और ये पहले ग्रुप से कहीं ज्यादा वॉबल करते हैं। ये डगमगाहट क्यों आ रही है इनमें? पहले वाले तो शांति से घूम रहे थे। ये डगमगाहट इस बात का प्रूफ है कि वो जिस इलाके में हैं वहां ग्रेविटी का बहुत बुरा असर पड़ रहा है उन पर। ग्लोबुलर क्लस्टर्स ऐसी जगह हैं जहां लाखों तारे बहुत कम स्पेस में पैक होते हैं। मतलब एक खचाखच भरे हुए नाइट क्लब की तरह। पहले वाले खाली कमरे में वॉल्स कर रहे थे, पर यहाँ इतनी भीड़ है कि कोई ना कोई आपसे टकरा ही जाएगा। एग्जैक्टली, कोई ना कोई आकर आपके डांस में डिस्टर्ब करेगा। तो क्या वहाँ कोई बाउंसर है जो इन ब्लैक होल्स को धक्का दे रहा है? बाउंसर नहीं, उसे आप एक चुंबक या मैग्नेट मान लीजिए। इसे फिजिक्स में थर्ड बॉडी इंटरैक्शन कहते हैं। अच्छा, कोई तीसरा ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है। हाँ, जब 2 ब्लैक होल इस भारी भीड़ में एक दूसरे का चक्कर लगा रहे होते हैं तो अक्सर कोई तीसरा भारी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई और ब्लैक होल या तारा, उनके बहुत पास से गुजरता है। और उसकी ग्रेविटी उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। बिल्कुल, वो उनके ऑर्बिट को खींचकर टेढ़ा कर देता है। उनका जो शुरुआती अलाइनमेंट था वो इस एक्सटर्नल प्रेशर से पूरी तरह बिगड़ जाता है। ओह, तो इसी वजह से जब ये आपस में टकराते हैं तो इनका स्पिन मिसअलाइंड होता है और ये बहुत बुरी तरह वॉबल कर रहे होते हैं। हाँ, वो वॉबल उनके वायलेंट पास्ट का डायरेक्ट निशान है। ये काफी सेंस बनाता है। पर अब हमें उस ग्रुप की बात करनी चाहिए जिसने मुझे सोर्सेस पढ़ते वक्त सबसे ज्यादा हैरान किया था। आप तीसरे ग्रुप की बात कर रही हैं, द हैवीवेट चैंपियंस। हाँ, ब्रह्मांड के सबसे रेयर और सबसे मैसिव ब्लैक होल्स। ये सिर्फ 2.5% है पूरी आबादी का। रेयर जरूर हैं, पर ये सारे नियम तोड़ देते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें दोनों ब्लैक होल्स का मास एक दूसरे से एकदम अलग होता है। अनइक्वल मास, एक बहुत बड़ा और एक छोटा। ये सेकंड जनरेशन ब्लैक होल्स हैं। यहाँ मैं थोड़ा रोकना चाहूंगी।
अनइक्वल मास होने से ये कैसे प्रूव हो गया कि ये सेकंड जनरेशन है? आपका क्या पॉइंट है? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक बहुत बड़ा तारा और एक छोटा तारा एक साथ मरे हों और उनसे एक बड़ा और एक छोटा ब्लैक होल बन गया हो। देखने में ये एक नॉर्मल थॉट लगता है, पर तारों की फिजिक्स ऐसी है कि वो ये होने ही नहीं देती। एक लिमिट होती है जिसे हम मास गैप कहते हैं। मास गैप? ये क्या होता है? देखिए, जब कोई तारा बहुत ज्यादा मैसिव होता है ना, मान लीजिए सूरज से 100 गुना बड़ा, तो उसके कोर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो खुद की एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो हाँ, तो ग्रेविटी उसे अंदर खींचती है और गर्मी उसे बाहर धकेलती है। हाँ, और एंड में क्या होता है, वो तारा खुद को पूरी तरह वेपराइज कर देता है। इसको पैर इंस्टेबिलिटी सुपरनोवा बोलते हैं। तो क्या इस एक्सप्लोजन में ब्लैक होल नहीं बनता? बिल्कुल नहीं, तारा पूरी तरह खत्म हो जाता है, पीछे कुछ भी नहीं बचता। वेट, इसका मतलब है कि किसी नॉर्मल तारे के मरने से एक सर्टेन साइज के बाद का ब्लैक होल बन ही नहीं सकता। एग्जैक्टली माय पॉइंट। नॉर्मल तारों से 50 या 60 सोलर मास से बड़े ब्लैक होल नहीं बन सकते हैं। तो जब हमें लाइगो डेटा में 80 या 100 सोलर मास का ब्लैक होल दिखता है, तो हमें पता होता है कि वो सीधा किसी तारे से नहीं बना है। वो इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि उसने पास्ट में किसी और ब्लैक होल के साथ मर्जर किया है। ये तो वही बात हो गई जैसे कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी पहले अपनी छोटी राइवल कंपनीज को खरीद लेती है और फिर किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज करती है। बेस्ट एग्जाम्पल। पर सोर्स में एक और अजीब वर्ड था, किक। ये किक क्या है और इन हैवी वेट से कैसे जुड़ी है? ये एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट्स में से एक है। देखिए, जब दो ब्लैक होल मर्ज होते हैं तो वो शांति से जुड़कर एक नहीं होते। हाँ, वहां से ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं। बहुत सारी एनर्जी निकलती है वेव्स के फॉर्म में। अब अगर उन दोनों का मास अलग-अलग है या उनका स्पिन अलग है तो ये एनर्जी हर डायरेक्शन में बराबर नहीं निकलती। अच्छा, एक तरफ ज्यादा निकलती है। हाँ, और इसका असर किसी रॉकेट के एग्जॉस्ट जैसा होता है। एनर्जी एक साइड निकलती है और जो नया ब्लैक होल बनता है उसे एक बहुत जोर के धक्का यानी किक लगती है। वाह, और वो अपोजिट डायरेक्शन में फेंका जाता है। जी हाँ, तो क्या वो किसी बंदूक की गोली की तरह स्पेस में निकल जाता है? कई बार हाँ। ये किक इतनी पावरफुल होती है कि ब्लैक होल उस ग्लोब्यूलर क्लस्टर से ही बाहर निकल सकता है। पर अगर वो क्लस्टर बहुत मैसिव हो तो? Experts line should be here. Wait, let me fix speaker turns. अगर क्लस्टर बहुत बड़ा है और उसकी ग्रेविटी स्ट्रांग है, तो वो इस किक को झेल लेता है और वो नया भारी ब्लैक होल क्लस्टर में ही रुक जाता है। और क्योंकि वो अब इतना हैवी हो चुका है, वो क्लस्टर के सेंटर की तरफ गिरने लगता है। बिल्कुल, वहां उसका सामना किसी और ब्लैक होल से होता है और फिर एक नया मर्जर शुरू होता है। ओ भाई, इसी लंबे और वायलेंट प्रोसेस के चलते उनका स्पिन इतना कॉम्प्लेक्स और अजीब होता है। हाँ, ये एक एंडलेस लूप जैसा लगता है। तो अगर हम इन सारे सोर्सेज और डेटा को एक साथ रखें, तो हमारे सामने 3 साफ फैक्टरीज आती हैं। पहली, 79% वाले, जो शांति से बिना किसी इंटरफेरेंस के जीते हैं। दूसरी, 14.5% वाले, जो भीड़-भाड़ वाले क्लस्टर्स में एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के धक्के खाते हैं और वॉबल करते हैं। और तीसरी फैक्ट्री वो रेयर 2.5% हेवी वेट्स, जो पहले ही जुड़ चुके ब्लैक होल्स के दोबारा टकराने से बनते हैं, जिनमें भयानक किक और कॉम्प्लेक्स स्पिन होता है। आपने समरी एकदम परफेक्ट दी। पर यहाँ पर स्टडी के ऑथर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी दी है, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। वार्निंग? कैसी वार्निंग? ये कि भले ही सिमुलेशंस और डेटा इन 3 ग्रुप्स की तरफ इशारा करते हैं, रियलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इन लाइंस को हम पत्थर की लकीर नहीं मान सकते। एग्जैक्ट वही। किसी एक ग्रुप को 100% सिर्फ एक ही फैक्ट्री या प्रोसेस से जोड़ देना अभी भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई शांत दिखने वाला ब्लैक होल एक्चुअली किसी और प्रोसेस से गुजर कर आया हो। हाँ, बाउंड्रीज थोड़ी ब्लर हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट अब लीगो, वर्गो, काग्रा के आने वाले नए डेटा रिलीज का वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा, पिक्चर और क्लियर होगी। बिल्कुल। पर अब इन सब के बाद जो लोग सुन रहे हैं, उनके दिमाग में ये आएगा कि भाई, इससे हमारा क्या फायदा? इन फैक्ट्रीज के बारे में जानने से फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ स्पेस में पड़े हुए गड्ढे नहीं हैं। ये यूनिवर्स की सबसे एक्सट्रीम और पावरफुल लेबोरेटरीज हैं, जिनके अंदर फिजिक्स के नियम टेस्ट होते हैं। हाँ, जब हम समझते हैं कि ये कैसे बन रहे हैं, तो हम ग्रेविटी के सबसे प्योर फॉर्म को समझ रहे होते हैं। ये हमें बताता है कि स्पेस टाइम का फैब्रिक कैसे काम करता है। और ये भी कि आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सीज कैसे डेवलप होती हैं,
ये सच में यूनिवर्स को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव देता है। सही में। वैसे इन सब पर बात करते हुए मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आ रहा है। ये स्टडी में डायरेक्ट लिखा तो नहीं है, पर इस डिस्कशन से खुद ब खुद निकल रहा है। अच्छा, ऐसा क्या ख्याल आया आपको? हमने उस तीसरी ब्रो की बात की ना, वो 2.5% सेकंड जनरेशन वाले, जो पहले ही किसी को निगल चुके हैं। हाँ, हायरार्कियल मर्जर्स। अगर एक ब्लैक होल 2 बार जुड़ सकता है, तो ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकता है? अरे बाप रे, ये तो एस्ट्रोनॉमी के सबसे बड़े और ओपन सवालों में से एक है। सोचिए ना, अभी GWC4 में 150 मर्जर्स हैं। कल को जब GWC10 आएगा, जिसमें हजारों तकरारें होंगी, तो क्या हमें कोई चौथा ग्रुप दिखेगा? एक ऐसा ब्लैक होल जो दर्जनों बार टकरा चुका हो? एग्जैक्टली एक ऐसा मेगा ब्लैक होल जो इतना विशाल और अजीब हो चुका है कि हमारी ऐसी प्रेजेंट फिजिक्स से ही बाहर निकल जाए। अगर तीसरी फैक्ट्री 100 सोलर मास बना सकती है, तो क्या कहीं कोई और फैक्ट्री इससे 10 गुना बड़ी चीज बना रही है? और आप जानते हैं, शायद यही वो ब्लैक होल्स हैं जो आगे चल के हमारी आकाशगंगा के सेंटर में बैठे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बनाते हैं। ये सोचना ही कितना रोंगटे खड़े कर देने वाला है। फ्यूचर में ग्रेविटेशनल वेव्स का डेटा ही इसका जवाब देगा। मैं उस डेटा का बेसब्री से इंतजार करूंगी। मैं भी। तो दोस्तों, आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें, तो याद रखें कि उन शांत तारों के पीछे ब्रह्मांड की सबसे भयानक फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। और उनके रहस्य अभी तो बस खुलना शुरू हुए हैं।